तो आतंक को मिलेगा करारा जवाब। 115 आतंकियों पर सुरक्षा बलों की नजर है। आज के मुद्दा में हम कश्मीर में आतंक की चुनौती की बात कर रहे हैं। हमारे साथ वरिष्ठ मेहमान भी होंगे जिनसे हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखेंगे हम। वो गोलियों से जन्नत को बर्बाद करने का ख्वाब देख रहे हैं। हर रोज वो कश्मीर के खूबसूरत चेहरे को खून से धो रहे हैं। दहशत के 115 नाम जो घाटी को तबाह करने पर तुले हैं। जमहूरियत से इन्हें सरोकार नहीं है, बस गोली और बारूद की भाषा इन्हें आती है। कश्मीर में आतंकी किस तरह जमहूरियत को जख्मी करने पर तुले हैं, शोपिया की घटना से आपको इसका एहसास हो जाएगा। यहाँ आतंकियों ने एक युवा बीजेपी नेता की हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि दक्षिण कश्मीर के शोपिया में आतंकियों ने पहले बीजेपी युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष गौहर अहमद को अगवा किया और बाद में उनकी धारदार हथियार से हत्या कर दी। I would say that the killing of this young BJP Karyakarta who happened to be the district president of BJYM, Gauhar Bhatt, is not only an assault or an attack on a BJP Karyakarta, it is in fact an assault on the ethos and values of a healthy democracy. आतंकी लोकतांत्रिक दलों को निशाना बना रहे हैं। इसके साथ ही सुरक्षा बलों पर हमला किया जा रहा है। दक्षिण कश्मीर के पुलवामा में देर रात सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़ हुई। एनकाउंटर में सेना ने एक आतंकी को मार गिराया, जबकि 2 जवान शहीद हो गए। साउथ कश्मीर के पुलवामा डिस्ट्रिक्ट के सांबूरा इलाके में मिलिटेंट्स और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच एक इनकाउंटर हुआ जिसमें आर्मी के 2 जवान शहीद हो गए। वहीं पाकिस्तान का एक फॉरेन मिलिटेंट इस इनकाउंटर में मारा गया। वहीं इनपुट सिक्योरिटी फोर्सेस के पास ये था कि इस जगह पर 2 से 3 मिलिटेंट्स मौजूद है, जिसके बाद कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन डाला गया था। कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन के बाद कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश होते ही दोनों तरफ से लगातार फायरिंग शुरू हुई, जिसके बाद एक मिलिटेंट को मार गिराया गया। घाटी में आतंकी सुरक्षा बलों पर हमले की कोशिश कर रहे हैं। सरहद पार से माहौल को बिगाड़ने की कोशिशें हो रही हैं। पाकिस्तान की तरफ से लगातार सीज फायर तोड़ा जा रहा है। सांबा सेक्टर में पाकिस्तान फायरिंग में एक बीएसएफ जवान शहीद हो गए। आतंक और आतंकी आकाओं की तरफ से लगातार हिंदुस्तान को चुनौती देने की कोशिश हो रही है, लेकिन भारतीय सुरक्षा बल हर चुनौती को मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट यूनुस खान के साथ इदरीस लोन, न्यूज़ नेशन, श्रीनगर। और इस महत्वपूर्ण विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से शाइना एनसी जी हैं। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता आदिल सिंह जुड़ रहे हैं। हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं सुरक्षा मामलों के जानकार अभिजीत भट्टाचार्य और साथ में रक्षा मामलों के जानकार डॉक्टर TC राव साहब भी हैं। और शुरुआत करते हैं, शाइना एनसी आपसे समझने की कोशिश करेंगे। अगर अब भी ये खबर आती है कि जम्मू कश्मीर में 115 आतंकी एक्टिव हैं, क्या कुछ इसका मतलब आपके हिसाब से एक बड़ी चुनौती? चलिए कोशिश करेंगे शाइना एनसी से जुड़ने के लिए, लेकिन डॉक्टर TC राव आपसे समझने की कोशिश करूंगा इस खबर का क्या कुछ मतलब सुरक्षा मामलों के जानकार के तौर पर। ये बहुत खुशी की बात है कि ये संख्या घटकर कभी 115 पे आ गई है जी। और सबसे अच्छा देखने को मिला है कि केवल इसमें अभी हमारे पास में 16 लोग फॉरेनर मर्सनरीज हैं, जो पहले संख्या बहुत ज़्यादा होती थी, लोकल्स कम होते थे, बाहर के ज़्यादा होते थे। तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि बॉर्डर जो ट्रेसपासिंग थी टेररिस्ट की, वो कंट्रोल की आर्मी ने खास करके सर्जिकल स्ट्राइक के बाद में आर्मी एंड BSF दोनों मिलकर के बॉर्डर्स पे बहुत स्ट्रॉन्ग विजिलेंस कर दिया है। आने वाले समय में ये संख्या घट करके अभी डोर टू डोर सर्च ऑपरेशन चल रहा है। गवर्नमेंट ने अलाउ किया, सर्च ऑपरेशन बीच में बंद कर दिया था। मुझे लगता है कि ये जो लोकल्स हैं जी, ये बहुत जल्दी ये संख्या डाउन होकर के ये 20-30 पे रह जाएगी। फिगर हो सकता है ऊपर नीचे हो सकते हैं ये, बट वो दिन दूर नहीं है जब J&K के अंदर आपको लेकिन अभिजीत साहब, अगर 99 लोकल आतंकी हैं इस खबर के मुताबिक, तो क्या आतंकियों का, लोकल आतंकियों का होना भी एक बड़ी चुनौती है आपके हिसाब से? जिस नेटवर्क को तोड़ने की कोशिश में लगातार सरकार और सेना जुटी हुई है, उसके लिए एक चुनौती, उसके लिए एक झटका। चुनौती की जगह है। हमें उस खुशी होगी उस दिन जब ये 0 फिगर में हम आ जाएंगे। और मेरा जहाँ तक ख्याल है, हमारी हिंदुस्तान की आर्मी सक्षम है और वो बहुत जल्दी इसको 0 कर देगी।
जी बिल्कुल अभिजीत जी, लेकिन ये भी एक बड़ी चुनौती है और बड़ी परेशानी अगर कहें। 2017 की सिर्फ हम बात करें तो हमारे जवान भी 65 शहीद हुए हैं। साथ ही साथ अगर सिविलियंस की बात करें तो 49 सिविलियंस भी मारे गए हैं अटैक में। तो जहां हमने टेररिस्ट की अगर बात करें तो 176 ज़रूर मारे हैं, जो कि बड़ी कामयाबी है, लेकिन हमारे जवान भी लगातार शहीद हो रहे हैं। ये बहुत दुख की बात है कि हमारे बच्चे लोग जो फ़ौज में हैं वो मारे जा रहे हैं, लेकिन जो 1989 से जो शुरू हुआ है उसका अब वक्त ख़त्म होने वाला है। और हमारा हिंदुस्तान के जो बहादुर सिपाही और हमारे अफसरान हैं वो ज़रूर इस मिशन को कंप्लीट करके छोड़ेंगे। जी चलिए, हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता शाइना एनसी एक बार फिर जुड़ गई हैं। शाइना जी, आपसे समझने की कोशिश करेंगे। खबर आती है और बताया जाता है कि जम्मू कश्मीर में 115 आतंकी अभी भी सक्रिय हैं। किस तरीके से आप देखते हैं इसको? एक उपलब्धि है सरकार की या एक चुनौती है जो अभी भी बरकरार है? लेकिन ये भी तो जानना चाहिए कि 165 को ख़त्म किए हैं जी, और जिस रफ्तार से हमारी सरकार काम कर रही है, सर्जिकल स्ट्राइक हो या दिन दिन जो हमारे सोल्जर्स कभी कभार शहीद होते हैं, लेकिन जनता को बचाते हुए, मैं मानती हूँ कि ये भी एक मुंहतोड़ जवाब है आतंकियों के लिए। लेकिन हम चाहेंगे कि एक भी ज़िंदगी ऐसे व्यस्त में न्यौछावर ना किए जाए। हम जानते हैं कि परिस्थिति क्या है। माननीय प्रधानमंत्री, होम मिनिस्ट्री स्वयं मॉनिटर कर रहे हैं पूरे सिचुएशन को, लेकिन ये जो टेरर इंसुलेशन है, टेरर फंडिंग जो है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं और जो आतंक है, उनको एक जड़ से निकालने का भी प्रयास है। शर्मा जी जो इंटरक्यूलेटर है, उन्होंने भी ये शुरुआत की है कि चर्चा जारी रहे, लेकिन आतंक और कश्मीर की परिस्थिति को लेके कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता है, या जैसे कि मैं कहना चाहूँगी कि इट्स अ नॉन नेगोशिएबल। लेकिन शाइना जी, क्या वास्तव में स्थितियां सुधर रही हैं? खासकर तब जबकि हाल ही में खबर आई जिसमें कहा गया कि पाकिस्तान में, पाक अधिकृत कश्मीर में 760 के आसपास लॉन्चिंग पैड हैं जहां आतंकी घुसपैठ की फिराक में बैठे हुए हैं। खबर आई कि 22 दिन में 42 बार संघर्ष विराम उल्लंघन होता है। क्या वाकई स्थितियां सुधर रही हैं? देखिए, ओवरनाइट सोल्यूशन नहीं हो सकता है और हम सब जानते हैं कि ये एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है। डिमोनेटाइजेशन के बाद काफ़ी हद तक टेरर फंडिंग ख़त्म हुआ और हमने देखा कि जो सर्जिकल स्ट्राइक को लेके जो मुंहतोड़ जवाब भारत के तरफ से आया, शायद वो बहुत ही सावधान हुए उसके बाद। लेकिन ये 165 टेररिस्ट जो ख़त्म हुए, ये तो शुरुआत है। ये जंग अंत तक हमारे प्रधानमंत्री स्वयं वो राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखा रहे हैं ताकि लोग सुरक्षित हो। आदिल सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता, उनके पास चलते हैं। आदिल जी, अगर आंकड़ों की माने तो जब से बीजेपी की सरकार आई है केंद्र में, तब से जो हमारे जवान शहीद हो रहे हैं उनकी तादाद बढ़ गई। अगर आंकड़ों की हम बात करें, जैसे हम लगातार बात कर रहे हैं 65, अगर इसी साल की बात करें तो हमारे जवान शहीद हो गए, साथ ही सिविलियंस भी 49 शहीद हुए हैं। तो क्या इस पर आप कुछ कहेंगे? देखिए श्वेता जी, कश्मीर की स्थिति कभी और बदतर नहीं हो सी। पिछले 3 सालों में आपको आश्चर्य होगा, हमारे 300 से ज़्यादा बहादुर सिक्योरिटी पर्सनल शहीद हुए हैं। 1000 से ज़्यादा हमारे कश्मीरी बच्चे की आंखों ज़ख्मी हुई हैं पैलेट गन्स में। 100 से ज़्यादा टेररिस्ट अटैक्स हुए हैं इस साल। और अभी भी मुझे हैरानी होती है कि शाइना जी कह रही है कि स्थिति कश्मीर में इम्प्रूव हो रही है। आप देखिए 2011, 12, 13 और आप देखिए 15, 16, 17, इन दोनों समय को आप अगर कंपेयर करेंगे, पहले के समय में टूरिज़्म बढ़ा था, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी बढ़ी थी, रोज़गार के साधन आए थे, कश्मीरी ज़्यादा एसिमुलेट हुए थे इंडियन मेन स्ट्रीम में। और अब देखिए स्थिति कितनी गंभीर हुई है। मतलब कभी हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसी स्थिति नहीं हुई थी कि यंग महिलाएं सड़कों पे आई हुई थी। सो ये अपने आप में ही एक रिफ्लेक्शन है कि स्थिति कश्मीर में बहुत गंभीर है। एक साइड तो हमारी भारत सरकार कहती है कि हम इन पे सिक्योरिटी स्ट्रॉन्ग अप्रोच कर रहे हैं, दूसरी साइड आसिया अंद्राबी इनकी ब्रांड एम्बेसडर है। आसिया अंद्राबी वही महिला हैं जो हाफिज सईद के साथ स्टेज शेयर करती हैं। सो आप बताइए, इनकी इच्छा शक्ति है, इनकी सिंसियरिटी है? लेकिन दो लफ्जों में बात कर रहे हैं, 2 आवाजों में बात कर रहे हैं। साहब क्या पहले कहते थे कि हम हुर्रियत से बिल्कुल बात नहीं करेंगे, सत्ता में थे,
अब इनके स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं कि हुर्रियत इज एन इक्वल स्टेक होल्डर। आदिल सिंह साहब, ये है कि जब तक आप सत्ता में थे क्या तब तक स्थितियां बिल्कुल सामान्य नहीं है, कोई बेहतर नहीं है? सरकारी आंकड़े मेरे पास बहुत गंभीर हो जा रही है और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण। आदिल साहब, जब आप सत्ता में थे क्या तब सब कुछ ठीक था? तो दीजिए सरकारी आंकड़े भाई साहब। जी मैं बताता हूँ आपको। घुसपैठ के मामले जो आतंकियों के द्वारा किए गए 11, 12, 13 और स्टार्टिंग ऑफ 14 को आप कंपेयर। हाँ ठीक है, वो बात ठीक है आपकी कि अपेक्षाकृत बड़े हैं, लेकिन स्थितियां सामान्य तो तब भी नहीं। मैं ऑब्जेक्टिव पैरामीटर से जाता हूं। हम भारतीय जनता पार्टी की तरह जुमलेबाजी में नहीं बिलीव करते। चेस्ट थम्पिंग और रेटरिक से कोई सोल्यूशन नहीं निकल सकता। आप 11, 12, 13 और स्टार्टिंग 14 का कंपेयर कर लीजिए, जब स्थिति कश्मीर में कितनी बेहतर हो गई थी, और आप 15 के बाद का कंपेयर कर लीजिए। आपको लगता है ये तो इनकी मंत्री नहीं कहा था जो समय रक्षा आंकड़ों के लिहाज से जो बात आदिल कह रहे हैं, ये कांग्रेस पार्टी ने तो नहीं कहा। देखिए पिछले 3 साल में सिचुएशन वायलेशन के मामले में स्थितियां बिगड़ी हैं। कैसे आप देखते हैं इसको? ये छटपटाहट आतंकियों की वास्तव में समस्या है। देखिए, मैं पॉलिटिकल आदमी नहीं हूं, मैं पॉलिटिकल तू मैं विश्वास नहीं करता हूं। कश्मीर का मुद्दा हिंदुस्तान का प्रॉब्लम है। कश्मीर का प्रॉब्लम 47 से शुरू हुआ है। 27 अक्टूबर मंडे 1947, और इसमें इस साल में इतना मरा है, उसमें उस मामले में कभी प्रॉब्लम सोल्यूशन नहीं होगा। नहीं समझने की कोशिश है, अभिजीत समझने की कोशिश है। सर नो द पॉइंट इज कश्मीर हैज बीन ए प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ आवर ओन लीडरशिप फॉल्ट सिंस 1947। और इसमें आप राजनीतिक व्यक्ति नहीं, आप ही कह रहे थे हम तुम्हें में नहीं पढ़ते। मेरा सवाल सिर्फ आपसे ये है, मैं इतिहास की बात कर रहा हूँ, सुन लीजिए अगर 3 साल में इसमें आपने 3 साल की बात छोड़ दीजिए, मैं नहीं बोलूंगा। मैं 3, 5, 7, 10 में मैं नहीं जाऊंगा। आप 47 से ही बात करेंगे। मैं बोलूंगा एज ए इशू, एज ए सब्जेक्ट, अप एंड डाउन एंड अप चलता रहता है। तो अभी यार हमारे मर रहे हैं यार, ये हो रहा है, ये टेररिज्म का मुद्दा है। कश्मीर में टेररिज्म आया हुआ है, और हमारा इंडियन आर्मी जो भी कर रहा है बिल्कुल ठीक कर रहा है, हमें इनको सपोर्ट करना चाहिए। टीसी राव सर, ये समझना चाहूंगी कि जो लोकल सपोर्ट है वो कितना हेल्पफुल है टेररिस्ट के लिए? मतलब वहाँ से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। हम हमेशा देखते हैं लोकल सपोर्ट करते हैं, सेफर एरियाज उन्हें मिल जाते हैं निकलने के लिए, छुपने के लिए, भागने के लिए, यू टर्न लेते हैं। इनकी कोई सिंसेरिटी नहीं है उसमें। लोकल सपोर्ट के बगैर कोई भी गुरिल्ला वारफेयर कामयाब नहीं जब तक इसको लोकल सपोर्ट ना हो। इसमें जब भी कोई एनकाउंटर होता है वो जाके छुप जाते हैं घरों में। सिविलियन की कैजुअलिटी कब होती है? जब सिविलियन उनको प्रोटेक्शन देते हैं, उनको कैमोफ्लेज करते हैं टेररिस्ट को। तो मैं चाहूँगा कि वहाँ पे एक अवेयरनेस कैंपेन गवर्नमेंट वहाँ की चलाए, बीजेपी और वहाँ की पीडीपी की गवर्नमेंट है। शर्मा जी को वहाँ पर स्कूल्स के अंदर जाकर, यस, ये बहुत अच्छा स्टेप है गवर्नमेंट का, जिन्होंने एक मीडिएटर अभी वहाँ अपॉइंट किया है, दोनों फैक्शन से बैठ के बात करेगा। और मुझे पूरी उम्मीद है, इससे पहले उन लोगों को हम क्यों उनको अलाउंसेस देते थे जी, गिलानी जैसे आदमी को क्यों लगाम लगाई गई। हाँ, वो हमारे गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस पे इंजॉय कर रहे थे। बहुत अच्छा स्टेप उठाया कि इन्होंने भी, NIA ने उस छापे मारा, ED वहाँ पे छापा मार रही है, उनके रिश्तेदारों को पकड़ा जा रहा है, उनके जो फंड्स थे वो आने भी बंद हो गए, डर है उनके दिल में। ठीक है, लेकिन जिस सवाल का जवाब अभिजीत जी ने नहीं दिया, शाइना जी आपसे समझने की कोशिश करूंगा। आंकड़े ये तो कहते हैं कि पिछले 3 साल में घुसपैठ के मामले बढ़े हैं, आंकड़ों का जवाब सरकार के पास क्या है? क्या ये आतंकियों की छटपटाहट है या वास्तव में ये वही सवाल है जो कांग्रेस के प्रवक्ता खड़ा कर रहे हैं? शाइना एनसी। देखिए, सबसे पहले तो मैं कांग्रेस पार्टी को ये कहना चाहती हूँ कि हमें कोई सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है हमारी रणनीति के बारे में, क्योंकि रणनीति घोषित नहीं किया जाता है, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक हो या फिर जिस ढंग से देखा है कि 165 आतंकवादी ख़त्म हो जाए, वो हमने एक सोचे समझे हुए रणनीति से की है, स्ट्रैटेजी है। अभी रही बात, आपने कहा कि इंटरक्यूलेटर से क्या कोई परिवर्तन होगा या नहीं, डायलॉग की आवश्यकता है, हम मानते हैं, लेकिन भूलिएगा मत, सुषमा स्वराज ने जो पाकिस्तान को ठोका है यूनाइटेड नेशंस के फ्लोर पे, जहां असेंबली में उन्होंने कहा है कि क्या हकीकत परिस्थिति है, और जो लोग पाकिस्तान को शरण देते हुए आतंक को शरण दे रहे हैं वो भी स्पष्ट है। तो हमारी निष्ठा नियत में कोई खोट नहीं है। हम ज़रूर मानते हैं कि जो लोगों ने बलिदान दी अपनी ज़िंदगी के, उनको
ऐसे ही व्यस्त में हम खोने वाले नहीं। आज हमारे भारतीय जनता पार्टी की युवा नेता जो युवा मोर्चा के अध्यक्ष थे वहाँ, उन्होंने भी त्याग किया है, उन्होंने बलिदान किया है देश के लिए। तो कृपया ये मुद्दा को बनाइए कि आदिल जी, जो बात शाइना जी कह रही हैं, क्या जवाब आप देंगे? अंतर्राष्ट्रीय मंच पर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज पाकिस्तान को आतंक के मोर्चे पर सबके सामने उसकी पोल खोलती हैं। एक बार फिर सर्जिकल स्ट्राइक देखता है ये देश आतंक के खिलाफ, और जो मौजूदा सेना अध्यक्ष हैं वो कह रहे हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो एक बार फिर सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे। देखिए, हम तो चाहते हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ और सस्टेन प्रेशर बिल्ड अप होए, पर देखिए अनुराग जी, एट द एंड ऑफ द डे द प्रूफ ऑफ द पुडिंग लाइज इन द ईटिंग। हमें ऑब्जेक्टिव पैरामीटर्स देखने हैं, ऑन द ग्राउंड सिचुएशन क्या है जी। बयानबाजी बढ़िया है, बयानबाजी करिए, प्रेशर बिल्डअप करिए, पर ऑन द ग्राउंड क्या हो रहा है? ऑन द ग्राउंड हमारे सिविलियंस हत्या हो रही है, हमारे जो जवान बहादुर सेना के सिक्योरिटी पर्सनल हैं उनकी शहादत हो रही है। ऑन द ग्राउंड सिचुएशन देखिए ना, हमें हमारे इंडियन आर्मी के सैनिक शहीद हुए थे। ऑपरेशन ऑल आउट चल रहा है। ठीक है, टीसी राव जी सिक्योरिटी एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ हैं, उनसे ये समझना चाहूंगी कि जो घुसपैठ के लगातार ऑन द ग्राउंड चल रहा है तो देखिए हमारे सिविलियन कैजुअलिटीज इंक्रीज हो रहे हैं, लेकिन आतंकी भी मारे जा रहे हैं। 176 आतंकी मारे गए। भारतीय जनता पार्टी इधर बयानबाजी कर रही है। ठीक है, चलिए टीसी राव जी ये बताइए, जिस तरह से घुसपैठ लगातार हो रहा है, मौसम उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि अभी जब वहाँ बर्फ ज्यादा हो जाएगी तब घुसपैठ करना मुश्किल हो जाएगा। शायद यही वजह है कि लगातार, तो क्या ये हर साल ऐसा होता है इस मौसम में? बनाते हैं जो ये सितंबर, अक्टूबर, नवंबर बारिश बंद हो जाती है, पहाड़ियों से क्रॉस करना उनके लिए आसान होता है। अब मुश्किल हो जाएगा। हमारे लोगों के पास में बहुत अच्छा इक्विपमेंट है। यस, अभी जो ही नवंबर एंड तक वहाँ पे स्नोफॉल हो जाएगा, हमारे जवान सर्वेलेंस सिस्टम बढ़ा देंगे, उनको क्रॉस बॉर्डर करना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। मैं बताना चाहूँगा, जो कैजुअलिटीज बढ़ी हैं, गवर्नमेंट का फर्ज बनता है हमारे जवानों को मोरल को आप रखें जी। मैं इस प्लेटफॉर्म से कहना चाहूँगा, 4 दिन पहले जो जवान पिछले 3 साल से हंगर स्ट्राइक पे बैठे हुए थे जंतर मंतर पे, पूर्व सैनिक, उनको बीजेपी ने वहां से एनजीटी से ऑर्डर करा करके उनको वहां से धकेल दिया बाहर, डंडे मारे। और तो क्या केवल पूर्व सैनिकों के लिए तो नहीं किया, ऐसा तो नहीं। ये कुछ भी कहिए, पूर्व सैनिक बिल्कुल पीसफुल एजिटेशन करते थे। इससे कहीं ना कहीं सर्विंग सोल्जर के मोरल पे बहुत बुरा इफेक्ट पड़ रहा है, वो भी टीवी देखते हैं। आपके कश्मीर में आतंकवाद से जुड़ी एक और रिपोर्ट देखते हैं। दहशत के एक और किरदार का ये वीडियो है। यह है लश्कर आतंकी जीनतुल इस्लाम। तस्वीरें दक्षिण कश्मीर के शोपिया जिले की बताई जाती हैं। पिछले 1-2 साल से इसी तरह आतंकी अपना वीडियो और फोटो सोशल साइट पर शेयर करते रहे हैं। बुरहान बानी हो, अबू दुजाना हो या फिर बशीर लश्करी, सभी अपना फोटो इस तरह शेयर करते रहे हैं। खौफ और दहशत पैदा करना इन आतंकियों का मकसद है, लेकिन इन आतंकियों को सुरक्षा बलों की तरफ से मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। कई बड़े कमांडरों का सफाया हो चुका है। एक आंकड़े के मुताबिक दक्षिण कश्मीर में अभी 115 आतंकी सक्रिय हैं। 115 में से 99 आतंकी लोकल हैं, जबकि बाकी विदेशी आतंकी भी हैं। पिछले 6 महीने में सुरक्षा बलों ने 80 आतंकियों को मार गिराया है। कश्मीर में आतंक पर वार के लिए इसी साल सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन ऑल आउट शुरू किया है और इसका असर भी दिख रहा है। घाटी में इस साल अब तक 176 आतंकी मारे जा चुके हैं। आतंकी हमले में 65 जवान शहीद हुए हैं, जबकि आतंकी हमले में 49 नागरिकों की मौत भी हुई है। ऑपरेशन ऑल आउट से आतंक क्या का खौफजदा है। दक्षिण कश्मीर पर सुरक्षा बलों की नजर है। सेना का एकमात्र मकसद है घाटी से आतंकवाद का सफाया करना। आने वाले दिनों में इन 115 आतंकवादियों को भी सेना के जवान उनके अंजाम तक पहुंचाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल राज के साथ रविकांत राय, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। और शाइना एनसीजी के पास चलते हैं। शाइना जी, उमर फयाज को जिस तरह से आतंकियों ने अपना निशाना बनाया, उसके बाद हर तरफ उसका विरोध हुआ। उसके बाद हाल में भी एक ऐसी घटना फिर से दोहराई गई। बावजूद इसके जब सेना की भर्ती का वक्त आया तो बड़ी तादाद में युवा वहां पर पहुंचे और एक मैसेज दिया कि हम कितने स्ट्रांग हैं। देखिए, देश की ताकत ये है, जब भी प्रधानमंत्री दिवाली मनाने जाते हैं अपने सेनाओं के साथ,
वो एक टोकन नहीं है, वो दिल से उनकी एक रिस्पेक्ट और ग्रैटिट्यूड है हमारे सेना के सभी नौजवान और सभी लोगों को जो देश को सुरक्षित रख रहे हैं। और आश्चर्य की बात ये है कि युवा वर्ग में जितने भर्ती हुई है वो शायद ऐतिहासिक है। कहीं ना कहीं देश प्रेम और देश सुरक्षा को लेके आप और हम सिर्फ टिप्पणी करेंगे या बोल वचन यहाँ ऐसे प्रोग्राम्स पे, लेकिन जो निष्ठा और नियत दिखाई देती है हमारे राजनीतिक इच्छा शक्ति और ज़मीनी स्तर पे, वहाँ समझ में आता है कि क्या बलिदान कर रहे हैं। लेकिन हमारे जो युवा नेता थे जिनकी हत्या हुई, और ठीक है, लेकिन शाइना एनसी जब बलिदान है ये भी एक शाइना एनसी जब मसूद अजहर को वैश्विक आतंकवादी घोषित करने की बात आती है तो चीन एक बार नहीं चौथी बार अड़ंगा लगा चुका है। जब हम सरकार की मजबूत इच्छा शक्ति की बात करते हैं तो आपको लगता है कि यहाँ पर एक झटका लगता है? नहीं, जो आप कह रहे हैं अपनी जगह है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि प्रधानमंत्री ने सिर्फ छोड़ दिया। जो डायलॉग की आवश्यकता है, जो अंतर्राष्ट्रीय वर्ल्ड कम्युनिटी भारत के साथ आज खड़ी है, शायद इतिहास में कभी नहीं खड़ी थी। और ये एक छोटा मुद्दा नहीं है, क्योंकि हम देखेंगे कि जिस रफ्तार से हम आतंक को ख़त्म करना चाहते हैं जड़ से, नींव से, तो वहाँ पब्लिक पार्टिसिपेशन, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, इंटरनेशनल वर्ल्ड कम्युनिटी सभी महत्वपूर्ण है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं सिक्योरिटी एक्सपर्ट, उनसे समझना चाहेंगे। अभिजीत जी, आखिर क्यों चीन ऐसा कर रहा है? क्या मकसद है चीन का इसके पीछे? ये एक बहुत बड़ी लंबी कहानी है। चीन 1949 के बाद चीन डिसाइड किया है कि अब हमें वर्ल्ड पावर बनना है। वर्ल्ड पावर बनने के लिए चीन में, साउथ एशिया में सबसे बड़ा अड़ंगा हिंदुस्तान है। चीन, मैं संक्षिप्त में बोल रहा हूँ, संक्षिप्त में बोल रहा हूँ, 4-5 चीन का पॉलिसी। एक, जहाँ जगह खाली मिलेगी चीन वहाँ घुसेगी, विस्तारवादी जो नीति है उनकी। हाँ। दूसरा, चीन 5 जगह में कब्जा करना चाहती है टेरिटोरियली, लद्दाख, नेपाल, सिक्किम, भूटान, अरुणाचल, 5 उंगलियां हैं उनके, यहाँ पे आना है। थर्ड, चीन को चाहिए इंडियन ओशन में पोर्ट्स चाहिए जी, गदर में मिला हुआ है। अब चीन 4 पोर्ट में जाना चाहती है, बांग्लादेश और ईस्ट इंडिया में। और चौथी बात है, चीन टेररिज्म को मानती है कि थ्रू टेररिज्म एंड पाकिस्तान इंडिया को काउंटर बैलेंस करेगी, और यही चीन करता जाएगा। ठीक है, लेकिन इन सब के बीच में आदिल सिंह, जो बात शाइना एनसी कह रही हैं वो कह रही हैं कि देखिए सरकार की नीयत पर आप सवाल नहीं खड़ा कर सकते। मसूद अजहर को वैश्विक आतंकी घोषित करने में अगर चीन ने चौथी बार अड़ंगा लगाया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि भारत ने अपनी तरफ से प्रयास बंद कर दिए। अनुराग जी, मुझे 1 मिनट का समय दीजिए। जो प्रिलिमिनरी पॉइंट जो शाइना जी ने कहा था, अगर भारतीय जनता पार्टी के दिल में इतनी रिस्पेक्ट होती है हमारे आर्मी वेटरन्स के लिए, तो जो जंतर मंतर में जनरल सतबीर सिंह और उनके साथियों के साथ जो दुर्व्यवहार किया है दिल्ली पुलिस ने, तो वो नहीं होता। उन्हें असॉल्ट और मैन हैंडल किया गया है हमारे वेटरन्स को, वो हमारे लिए एक शर्म की बात है। पहली बात। अब ये चीन के मुद्दे पे मैं आना चाहता हूँ। ये बात समझनी देश को बहुत ज़रूरी है कि ग्लोब ट्रॉटिंग, चेस्ट थम्पिंग और रेटरिक डिप्लोमेसी नहीं होती। 2014 में जब झूला डिप्लोमेसी हो रही थी अहमदाबाद में, तो हमें भारतीय जनता पार्टी ने बोला कि चीन और हिंदुस्तान के रिलेशंस कभी बेहतर हुए ही नहीं। ये हमें देश को ये बताया गया था, आपके माध्यम से भी और हर माध्यम से बताया था कि चीन और हिंदुस्तान के रिलेशंस कभी बेहतर नहीं हुए थे। उसके बाद हमने देख लिया है क्या स्थिति हुई है। ये चौथी बारी ये टेक्निकल होल्ड लगाया गया है मसूद अजहर से। हाल ही में सितंबर में भारतीय जनता पार्टी के केंद्र मंत्री से लेके प्रवक्ता से लेके एमएलए तक हमें उन्होंने ये बताया कि अब देखिए हमने, मोदी जी ने चीन को सबक सिखा दिया है, अब जेईएम को डिक्लेरेशन में ले आए हैं, अब मसूद अजहर को भी डेजिग्नेट हो जाएगा। उसके बावजूद अब आज देख लीजिए उन्होंने फिर से टेक्निकल होल्ड लगा दिया। तो अगर भारतीय जनता पार्टी तब कह रही थी कि ये मोदी जी का सक्सेस है, तो आज भारतीय जनता पार्टी को ये मानना होगा कि ये मोदी जी का फेलियर है। ये तो हो नहीं सकता कि सितंबर में सक्सेस हो गया और आज फेलियर हो गया। हमारी हुई है। टीसी राव, ये रिस्पांसिबिलिटी मोदी जी की। टीसी राव जी से समझना चाहूंगी कि डोकलाम मामले में जिस तरह से हमने स्टैंड लिया और जिस तरह से हमारी जीत हुई है कूटनीतिक तौर पर, उसकी छटपटाहट है क्या कहीं चीन में? देखो, डिफेंस प्रिपेयर्डनेस में हम उनसे कम नहीं आज के दिन। बिल्कुल। एयर पावर में वी आर फार फार सुपीरियर। 1962 वाला हिंदुस्तान। यस, उनके पास में 2nd 3rd जनरेशन के एयरक्राफ्ट है।
ये तो आ गया हमारा डिफेंस प्रिपेयर्डनेस का। नाउ हम अपना थोड़ा सा हमें कंट्रोल करना पड़ेगा, जो ट्रेड का जो इम्बैलेंस है राइट, उस पे हम चीन को हिला सकते हैं अगर हम चाहें तो। WTO का बहाना लेकर हमारी गवर्नमेंट बोलती है कि एंटी डंपिंग का उनके ऊपर टैक्स नहीं लगा सकते हम। आप एक बार लगाओ, देखो कैसे चीन घुटने टेकता है। सर लेकिन अगर हर मोर्चों पर मजबूत हैं तो हम चीन को क्यों नहीं झुका पाते मसूद अजहर को वैश्विक आतंकी घोषित करने के लिए? अभी हमारे साथ में USA, UK, जापान, 3 पावर है जो हमारे साथ में है। ये सब हैं तब भी चाइना से बिल्कुल खिलाफ है वो। ये सब हैं तब भी नहीं। तब मैं अभी वही अपने कंट्री की लीडरशिप से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, थोड़ा सा हम विचार करें। पीछे देखा होगा आपने दिवाली के ऊपर चाइनीज प्रोडक्ट के ऊपर कितना लोगों ने काम किया। लोगों का गुस्सा है सर। यस, लोगों ने कंट्रोल किया अपना पे चाइनीज प्रोडक्ट का बहिष्कार किया। ऐसे ही हमारी गवर्नमेंट कोई मीडिया निकाले इंटरनेशनल लेवल पे इसको डिस्कस करे कि भाई अगर आगे ऐसे करते रहेंगे आप, तो चीन में बहुत बड़ा अंतर है, तो करते रहेंगे आप के स्तर पर भी और आतंकी को के स्तर पर भी। हाँ, 4 गुने से ज्यादा का अंतर है। लेकिन चाइना NC, खबर है कि दिसंबर में चीन के विदेश मंत्री भारत आने वाले हैं। क्या हम उम्मीद करें कि मसूद अजहर के मुद्दे पर दिसंबर में बात होगी, चीन को मनाने की कोशिश होगी और सहमति बन सकेगी? जिस झूला डिप्लोमेसी की बात आदिल सिंह देखिए, बिल्कुल मुझे लगता है कि जहां बात करने की आवश्यकता है, मसूद अजहर हो या हाफिज सईद हो या बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो अभी भी पाकिस्तान डिनायल मोड में थी, है और हमेशा रहेगी। अभी रही बात चीन को लेके, जब अजीत डोभाल जी गए थे भारत को रिप्रेजेंट करते हुए, बहुत ही सकारात्मक चर्चा हुई। लेकिन जो चीन को लगता है कि वो पाकिस्तान को शरण देंगे, तो उनको ये भी तो समझना है कि अंतर्राष्ट्रीय वर्ल्ड कम्युनिटी खड़ी है तो आज प्राइम मिनिस्टर मोदी और भारत के साथ। हम यहाँ सिर्फ डायलॉग डिस्कशन नहीं करना चाहते हैं, हम सुझाव के साथ साथ समझौता नहीं लेकिन सल्यूशन चाहते हैं। और जो उसके लिए कहीं भी हमारे डिप्लोमेटिक टाइज हो या हमारे प्रधानमंत्री की जो विशेष सोच है, मुझे नहीं लगता कि हर चीज को घोषित करने की आवश्यकता है नेशनल टेलीविजन। लेकिन चाइना NC, क्या आपको लगता है कि उत्तर कोरिया के मोर्चे पर जिस तरीके से चीन ने झटका दिया उत्तर कोरिया को कुछ एक मुद्दों पर, उस तरीके की स्थिति भारत नहीं बना पाया है पाकिस्तान के मोर्चे पर कि चीन झटका दे पाकिस्तान? देखिए, भारत बहुत ही ताकतवर है। आप यहाँ आपके सुरक्षा एक्सपर्ट्स को पूछिए कि भारत की जो सेना है, आर्मी नेवी एंड लोकल फोर्सेस, या जो हमारे बॉर्डर ट्रूप्स हैं, या जो हमारे इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज, NIA जो है, सब जो इतने आगे और जिस रफ्तार पे चल रहे हैं, वहाँ डर है तो शायद चाइना को होना चाहिए, हमें नहीं। अनुराग जी, क्या स्टैंड होना चाहिए हमारा? देखिए, भारत का स्टैंड बड़ा सिंपल है। अगर आप एग्रेशन दिखा रहे हो थ्रू इकोनॉमिक्स और कॉमर्स, हमें डील करना पड़ेगा। एज सिंपल एज दैट। आज की तारीख में चीन के पास $52 बिलियन का सरप्लस ट्रेड है, हम उसके ऊपर खेल सकते हैं और चीन को बड़ी अच्छी तरह मालूम है। वो बना रहे हैं CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, उसका पूरा $46 बिलियन वो बनाएंगे और हिंदुस्तान से एक साल में उनके पास सरप्लस आता है $52 बिलियन। इसका मतलब हमारे पैसे से वो CPEC बना रहे हैं, तो हमारे पास तो ट्रम्प कार्ड है। देखते हैं हम खेल पाते हैं या नहीं। ठीक है, ये बड़ा सवाल सरकारों के लिए। लेकिन आदिल सिंह, आप कुछ कहना चाह रहे थे? अनुराग जी बोलिए। देखिए अनुराग जी, एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि शोमैनशिप इज़ नॉट डिप्लोमेसी। ये प्लीज़ इसको समझिए, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, शोमैनशिप इज़ नॉट डिप्लोमेसी। मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि बयानबाजी से, रेटरिक से हम दुनिया को जीत लेंगे। ऐसे नहीं होता। आपको एक्यूमन, विजन और स्टेट्समैनशिप की ज़रूरत है। मोदी जी अगर एक भी कोई प्रेस स्टेटमेंट भी आती है, भारतीय जनता पार्टी मीडिया के पास जाती है कि देखिए जी ये जीत हो गई है, ऐसा कभी हिंदुस्तान में पहले माफ कीजिए, बीच में आपको सितंबर में यही हुआ था, आपको याद होगा। आपको तरीके की रचनात्मकता विपक्ष में दिखनी चाहिए। मोदी जी क्या उतने गंभीर आप भी हैं? आप सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल खड़ा करते हैं, आप डोकलाम को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश करते हैं, आपके नेता जम्मू कश्मीर में स्वायत्तता को लेकर विवादित बयान देते हैं। तो क्या जिस तरीके का विपक्ष होना चाहिए इस देश में आतंकवाद के मुद्दे पर, क्या कांग्रेस पार्टी है उस तरीके की? आदिल सिंह। हाँ, मैं टीवी पे हूँ।
आदिल सिंह, सवाल मेरा आपसे जी, सवाल ये, सवाल नहीं सुना जी। सवाल ये कि आप सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल खड़ा करते हैं, आपके नेता जम्मू कश्मीर में स्वायत्तता को लेकर विवादित बयान देते हैं, आप डोकलाम पर सरकार को घेरने की कोशिश करते हैं, तो क्या वाकई आप भी वो रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं जिसकी जरूरत है? नहीं, ये गलत है। किसने किया सर्जिकल स्ट्राइक्स? नहीं, किसने सर्जिकल स्ट्राइक्स पे किसने सवाल खड़ा किया है? भारतीय जनता पार्टी जो राष्ट्रवाद का ढोंग करती है, इनके मेंबर, इनके संगठन के लोग आईएसआई के लिए जासूसी करते पकड़े गए हैं, इनके मंत्री दाऊद इब्राहिम के रिश्तेदारों के साथ खाना खाते हैं, ये हमें बताएंगे। आसियान राबी जो हाफिज सईद के साथ स्टेज शेयर करती है, वो इनकी ब्रांड एम्बेसडर है, ये हमें राष्ट्रवाद की पाठ पढ़ाई है। जिन्होंने अंग्रेजों के सामने ये हमें राष्ट्रवाद बताएंगे। इतना है कि क्या आप रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं? कांग्रेस पार्टी ने कभी भी सर्जिकल स्ट्राइक्स पर सवाल नहीं खड़ा किया। जम्मू कश्मीर ये गलत है का विवादित बयान, अब कहिएगा वो बयान भी नहीं है। जम्मू कश्मीर में हमारा स्टैंड है कि आपको एक कोहेरेंट स्ट्रैटेजी चाहिए। हम कह रहे हैं सिक्योरिटी अप्रोच आप दबाई रखिए, सिक्योरिटी अप्रोच पे कभी कमी ना करिए, पर साथ ही साथ आपको एंगेज करना होगा, और यही सरकार ये कर रही है अब। ठीक है, वैसे इनके स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव ने क्या कहा है, हमें एंगेज करना है। ठीक है, जो हमारी स्टार्टिंग से यही अप्रोच है कि सिक्योरिटी अप्रोच जारी रखिए, साथ ही एंगेज करिए। स्ट्राइक के श्रेय को लेकर बयान दिया था जिस पर काफी राजनीतिक हंगामा मचा। बिल्कुल, पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम का बयान जम्मू कश्मीर को लेकर हाल ही में आया। किसने बयान दिया था भाई साहब, आप नाम बताइए, किसने बयान दिया था? कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी, पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम, आदिल सिंह जी। बताइए आप। ठीक है, समय कम है वरना विस्तार से मैं आपको बताता। डॉक्टर टीसी राव साहब, क्या इस तरीके की राजनीति से बचना चाहिए? कम से कम देश हित के जो मुद्दे हैं उस पर एक अलग तरह का नजरिया होना चाहिए। मैं तो चाहूंगा कि हमारी गवर्नमेंट, जैसे कहा कि हमारे कॉमर्स मिनिस्ट्री ने कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे। अब आप इतना इम्बैलेंस है, पिछले 12 साल में चाइना ने हमारे यहाँ पे $27 बिलियन इन्वेस्ट किए हैं, हमारे केवल $12 बिलियन वहाँ पे हमने हमारी कंपनी ने की है। मोबाइल का जो कंप्लीट इंडस्ट्री है वो चाइना ने टेक ओवर किया हिंदुस्तान में आकर के, ओप्पो और वीवो ने। क्यों हम अलाउ कर रहे हैं? क्यों हम अपनी इंडियन कंपनीज को प्रमोट नहीं कर रहे? चाइना को हमें झटका देना पड़ेगा, वो इकोनॉमिकली हमें एक झटका देना पड़ेगा उनको, ताकि उनके पास में बहुत बड़ा एक मार्केट मिला हुआ है। इस मार्केट को हमने उनसे दूर करना पड़ेगा। हर इंडियन का फर्ज बनता है कि अगर चाइना को पाठ पढ़ाना है, सभी लोग रेस्ट्रेन करें चाइनीज प्रोडक्ट खरीदने पे। तो करना होगा ना। डिफेंस फोर्सेज हमारी बिल्कुल डोकलाम में देखो आप, स्टैंड ऑफ में कंधे से कंधा मिला खड़ी, आंखों से नजरों में उनको दबा दिया। 1962 की लड़ाई का मैं उदाहरण दूं तो हम बिल्कुल अनप्रिपेयर्ड थे, धोखा किया हमारे साथ में। रजांगला की लड़ाई के अंदर आपने देखा होगा 120 में से 114 लोग शहीद हो गए, हमने से खत्म हो गया। धक्का मुक्की की लड़ाई हुई, अपने राइफल को उन्होंने लाठी बनाया और 13 से चाइनीज को मारा। लेकिन मिलिटरी बहुत सुपीरियर है, चाइना कभी सोच नहीं सकता हम अटैक करने के। टेररिज्म के मुद्दे पर आपको लगता है कि मौजूदा स्थिति में एक उपलब्धि तो है भारत की, और वो ये कि उसने पाकिस्तान को पूरी दुनिया में अलग थलग कर दिया है। चीन सिर्फ इकलौता ऐसा मुल्क बचा है जो अभी भी पाकिस्तान के साथ खड़ा। चीन की बिल्कुल मजबूरी है। चीन और पाकिस्तान जुड़वा भाई हो चुका है टेररिज्म के मामले में, ये आप याद रखिए। और अगर आप इसको भूलते हैं कि ये जुड़वा भाई नहीं है, कि अलग नज़रिए से देखेंगे, तो हमारे लिए, हिंदुस्तानियों के लिए बहुत भूल होगी। ठीक, तो दोनों को एक साथ देखना होगा आपके हिसाब से। ठीक है, बिल्कुल। तो यहाँ पर चर्चा में बस इतना ही। आप सभी खास मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो पाकिस्तान अपनी तरफ से लगातार हरकतें कर रहा है, चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा है, लेकिन सरकार का, भारत का स्टैंड क्लियर है कि आतंक किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं।